नमस्कार दोस्तों, मैं अमरीश कुमार। आज एक अद्भुत सी न्यूज़ सुनने में आ रही है हल्द्वानी को लेकर के। दोस्तों, आपको याद होगा कि कुछ साल पहले जब केंद्र सरकार ने सीएए और एनआरसी पर बात की थी, तो शाहीन बाग में एक बहुत लंबा धरना प्रदर्शन किया गया। दोस्तों, हल्द्वानी की जो ये घटना है, ये घटना कोई आम घटना नहीं है, ये संयोग नहीं है। और इसके पीछे का जब मैं आपको सच बताऊंगा तो आपकी भी आंखें खुली रहेंगी। या मैंने थोड़ा सा आपको हिंट दिया है, हो सकता है आप समझ जाएं कि घटना क्या है। भारत देश में बहुत सारी जमीनें ऐसी हैं जिन पर लोगों ने अपने धार्मिक स्थान बनाए हुए हैं। इनमें सबसे ज्यादा मात्रा में जो भूमि का अधिग्रहण किया हुआ है, वो एक ही समुदाय विशेष ने किया है। आपको अगर मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो अभी के अभी आप गूगल करके देख सकते हैं। चाहे वो पुरानी दिल्ली का रेलवे स्टेशन हो, आगरा कैंट हो, आगरा का राजा मंडी हो, या बिजली घर हो, टूंडला जंक्शन हो, मुंबई हो, देश के किसी भी रेलवे स्टेशन पर आप जहां पर भी खाली जमीन देखेंगे, वहां आपको कोई ना कोई छोटा मोटा एक धर्म विशेष का स्थान ऑक्यूपाइड मिल जाएगा। पुराने दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर तो मैंने ये तक देखा है कि उन्होंने आसपास डोरी खींच करके लिखा हुआ है कि ये इन लोगों के लिए है और आप जा नहीं सकते। पहले मैं आपको यही दिखाता हूँ। ये मैंने एक सिंपल सा कीवर्ड डाला गूगल में। हालांकि गूगल भी कहीं ना कहीं इस चीज से अपने आप को दूर रखने की कोशिश करता है कि वो इस समुदाय विशेष के बारे में कुछ ना लिखे, कुछ दिखाई ना दे। कैप्चर्ड लैंड ऑफ रेलवे स्टेशन फोटोज, ये आप देख सकते हैं। ये आगरा कैंट की है फोटो। ये इंडियन रेलवे इश्यूज नोटिस। ये आपको, ये जो है ये पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन का है। ये सेंट्रल रेलवे स्टेशन का है। ये और कहीं का है। ये आपको कहीं ना कहीं आपको ये मिल जाएगी। और सबसे बड़ी चीज ये है कि इनको हटाने की हिम्मत किसी में नहीं है। अब मैं आपको बात करता हूँ हल्द्वानी को लेकर के, जिसके ऊपर ट्विटर पे सुबह से मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारी चीजें जा रही। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि अवैध निर्माण किसे बोला जाता है। मैंने कुछ यहाँ पर वेबसाइट को भी ओपन किया हुआ है, जिसमें उन्होंने अवैध निर्माण को बताया हुआ है कि किसी भी संपत्ति या प्रॉपर्टी पर निर्माण करने से पहले सरकार से स्वीकृति या परमिशन लेनी होती। पहली चीज, आपको सबूत देना होता है कि जिस पर आप मांग रहे हैं वो आपकी है। लेकिन अगर बिल्डिंग का परमिट के बिना निर्माण किया जाता है तो उसे अनधिकृत निर्माण और अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन कहा जाता है, और भी संभावित रूप से सरकार द्वारा तोड़कर नष्ट की जाती है। अभी आपने सुना होगा कि नोएडा में दो बड़ी बड़ी बिल्डिंग को तोड़ा गया था। क्या वहां पर आपको नहीं लगता कि वहां पर भी ऐसी घटना हो सकती थी? वो भी तो हजारों लोगों का आशियाना बन सकता था। चलिए, अब यहाँ पर हम आते हैं कि किस एक्ट के अंतर्गत इसमें हम कार्रवाई करते हैं। भारतीय कोर्ट इस सिचुएशन में हस्तक्षेप करते हैं। हाई कोर्ट में आर्टिकल 226 के तहत पिटीशन के रूप में कानूनी शिकायत फाइल की जाती है। सार्वजनिक संपत्ति या प्रॉपर्टी, पब्लिक प्रॉपर्टी पर कब्जा करने वाले लोगों को 1971 के सार्वजनिक परिसर अनाधिकारी कब्जाधारियों को बेदखल अधिनियम के तहत बेदखल किया जाता है। एक्ट में सेक्शन 5A, 5B, 5C प्रॉपर्टी के अधिकारों की इलीगल बिल्डिंग के निर्माण को रोकने की क्षमता रखता है। अब ये जो काम चल रहा है, ये क्यों चल रहा है? इसमें भी किसी सरकार का कोई नहीं है। इस पर भी कहानी है कि ये निर्माण की जो रोक है, ये किसी सरकार ने नहीं बल्कि हाई कोर्ट के आदेश के बाद ही अतिक्रमण को हटाने का काम किया गया। यानी कि ये हाई कोर्ट ने अपने अधिकारों का प्रयोग किया। जब हाई कोर्ट प्रयोग करता है तो उसकी जिम्मेदारी होती है प्रशासन को कि उनके दिए गए आदेशों को लागू कराए।
प्रशासन अपना काम कर रहा है। और इसमें जरूरी नहीं है कि सिर्फ मस्जिद पर ही हो सकता है बहुत से मंदिर भी तोड़े गए हो, लेकिन उसका कहीं किसी न्यूज़पेपर में आपको जिक्र नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि वो लोग ऐसी कोई हरकतें ही नहीं करते। अगर उनको लगता है ये चीज इलीगल है तो ठीक। और पुलिस के ऊपर या सेना के ऊपर पत्थर फेंकना या हमला करने की औकात भारत में सिर्फ दो ही धर्म के लोगों के पास, या दो मजहब या दो पंथों के लोगों के पास है। इसके अलावा किसी के अंदर इतनी क्षमता नहीं है कि वो सरकार के या प्रशासन के या पुलिस या सेना के ऊपर हमला कर सके। वो तो कौन है सब जानते, बताने की जरूरत नहीं। अब जब इस समय प्रशासन अपनी कार्रवाई करने के लिए गया, तो सिंपल सा था कि ये लोग इकट्ठे होते हैं, सरकारी संपत्ति को तोड़ते हैं, हमला करते हैं, आत्मरक्षा के लिए पुलिस को भी काम करना है। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि इसके पीछे सच्चाई क्या है। सच्चाई इसके पीछे सिर्फ इतनी है कि कुछ समय पहले जो उत्तरांचल के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने ये कहा था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाने वाला उत्तरांचल या उत्तराखंड पहला राज्य बने। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब होता है एक देश, सभी नागरिक समान, और सभी के लिए जो लीगल मैटर्स होते हैं वो सबके लिए समान होते हैं। जैसे आप हिंदू हैं, आपके लिए एक शादी, तो अगर कोई दूसरे धर्म का यानी मुस्लिम है तो उसके लिए भी एक शादी। अगर दो बच्चों का नियम है तो वो सबके लिए है। ये तो एक ऐसी चीज है जिससे ये समुदाय बहुत ज्यादा घृणा करता है। ये एक ऐसी आजादी चाहता है कि अनगिनत शादी कर लें, अनगिनत बच्चे पैदा कर लें, उनको खिलाने का ना हो, उनको पढ़ाने का ना हो, कुछ भी ना हो, फिर भी हम कर। आप देखते हैं कि संयुक्त परिवार में लोगों के पास बच्चे ज्यादा थे, लेकिन समय के साथ ज्यादातर लोग एक या दो बच्चों तक सीमित हो गए, क्योंकि उनकी क्षमता ही इतनी थी कि वो एक या दो बच्चों को अच्छे से पढ़ा सकते हैं, पोषित भोजन दे सकते हैं, एक अच्छा नागरिक बना सकते हैं। यहाँ पर ये बात सोचने वाली है कि इनके दिमाग में ये चीज क्यों नहीं आती। ये इतनी बुरी चीज इनको लगती है कि शाहीन बाग का पूरा एक डेढ़ साल तक ड्रामा चला, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद भी उठा नहीं पाए। तो आप सोच सकते हैं कि इसके पीछे इनकी मंशा क्या है। अब जिस समय ये चीजें हो रही थी, उस समय मुझे लगता है कि सरकार को सबसे पहले ऐसे लोगों को पकड़ के रखना चाहिए था जो उकसावा करते, मतलब जो उकसाने का काम करते। जैसे छोटे छोटे नेता लोग होते हैं जो धर्म की राजनीति में लोगों को उकसा देते हैं कि तुम्हारा धर्म खतरे में। धर्म खतरे में नहीं है, उनकी दुकानें खतरे में है। इसके पीछे का सच सिर्फ यूनिफॉर्म सिविल कोड, सीईए और एनआरसी से घृणा है। ये लोग नहीं चाहते हैं कि ये चीज भारत जैसे देश में लागू। और जब तक ये लागू नहीं होगा, हम कभी भी आगे बढ़ने की नहीं सोच सकते। आप कमाएंगे एक लोगों के लिए, आपको टैक्स देना पड़ेगा दो लोगों को, क्योंकि एक वर्ग को तो आप पालेंगे ही पालेंगे, आप बच ही नहीं सकते। आप कमाइए और टैक्स दीजिए। तो सरकार भी ये देखती है कि हम एक वर्ग से तो टैक्स ले रहे हैं और दूसरे वर्ग को मजबूरी में हमको देना पड़ रहा है, क्योंकि वो देश के नागरिक हैं, उनके पास रोजगार नहीं है। और रोजगार कहाँ से हो? भारत 1.5 अरब की पॉपुलेशन पर पहुंच चुका है। कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं है। हर समुदाय के अलग नियम है। हर समुदाय अपनी स्वतंत्रता से जीना चाहता है। हर वर्ग अपना जीना चाहता है। एक मुट्ठी भर वर्ग है जो टैक्स दे रहा है, और टैक्स देने के बाद भी उस मुट्ठी भर वर्ग को कोई सुविधा नहीं मिल रही। तो कोई ना कोई सरकार तो आकर के उस मुट्ठी भर वाले वर्ग के लिए सोचेगी। लेकिन अभी समस्या क्या है, आप ट्विटर देखिएगा, मलेच किसे बोल रहा है। चलिए, इनका अलग कहानी है ये सब। आप अगर इस ट्विटर को भी अच्छे से देखेंगे, इनका भी अलग है ना। तो लंदन पढ़ाएंगे ये सब। सबसे पहले शांति बहाल होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। ठीक है, मतलब
आप अगर यहाँ पर देखेंगे, मैं एक अमानत आपको ले चलता हूँ जो आपका हल्द्वानी पर चल रहा है। उसमें आप देखिएगा कि किस तरह से घटनाएं चल रही हैं। ये उत्तराखंड पुलिस है, इसका सर फोड़ दिया। दंगाई पहले से तैयार थे हमला करने के लिए, ये बता रही हैं डीएम साहिबा। अब डीएम साहिबा तो गलत बोलेंगी नहीं। महिला पुलिस पर भी हमला किया, पत्थर बरसा, यानी कि ऐसा नहीं था कि ये कोई संयोग था। ये छोटे छोटे प्रयोग करके अपने शक्ति प्रदर्शन को कर रहे। पुलिस के ऊपर हमला करने की हैसियत औकात किसकी है? आप सोचिएगा। आप नहीं कर सकते, किसी की औकात नहीं है कि पुलिस के ऊपर हमला करें। अब देखिए, महिला एसडीएम व एसपी समेत 250 से अधिक लोग पथराव से चोटिल। मतलब इनका भी, इसका भी कोई लिहाज नहीं। किसकी हिम्मत है जो इनके ऊपर हमले करेंगे? आप देखिए, उत्तराखंड के जाबाज पुलिस वालों पर घात लगाकर हमला संयोग नहीं होता, ये पूरी प्लानिंग होती है। और ये प्लानिंग उसी दिन से शुरू हो गई हो कि जिस दिन से हाई कोर्ट के ऑर्डर है। क्योंकि अगर मैं गलत हूं तो मुझे पता है कि आज नहीं तो कल मैं पकड़ा जाऊंगा। तो प्रोएक्टिव मैं तैयारी करके बैठा हूं कि जैसे ही मेरी तरफ कोई आएगा मैं ये हमला करूंगा। तो ये सारी चीजें जो है, आप देखिए। अगर आप पूछे कि एनआरसी अनिवार्य क्यों है, ये भी जरूरी है, सभी चीजें जरूरी हैं। इसमें से कुछ लोग आकर के अपना बोलते हैं कि ये मणिपुर जैसी हालत होगी, ये होगी, तो वो एक्चुअली में उकसा रहे। और इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। उत्तराखंड के मुसलमानों को दंगे के लिए भड़काने में बड़ी भूमिका निभाई है किसने? इस व्यक्ति। और इसीलिए चल रहा है इसके अरेस्ट का। क्योंकि समस्या कहीं ना कहीं इसमें है। जब तक कि हम इनके मूल में जाकर के उसको नष्ट नहीं करेंगे, तब तक इस देश में कभी भी स्थिरता नहीं आएगी। क्या माइंडसेट है, हम वहीं रह रहे हैं, वहीं के रहने वाले हैं। वहीं पर हम आग लगा रहे, वहीं पर हम पत्थर फेंक रहे, वहीं की पुलिस पे हमला कर रहे। तो कल को हमारी रक्षा कौन करे? कश्मीर में तो लोगों ने उन्हीं सैनिकों के ऊपर हमला किया जिन्होंने बाढ़ में राहत। आप सोच सकते हैं कि ऐसे हम क्या उम्मीद करेंगे लोगों से कि वो न्याय की बात को करेंगे या प्रशासन को समझेंगे या देश के लिए कोई योगदान करें। तो हल्द्वानी का जो हिंसा का जो कारण है, यानी जो पुलिस के ऊपर की गई, उसका कारण कोई अवैध चीज को ढहाने का नहीं है। वो तो एक ट्रिगरिंग पॉइंट था कि जैसे ही वो होगा हम ट्रिगर होंगे। उसके मूल में केवल और केवल यूनिफॉर्म सिविल कोड, एनआरसी और सीए है, जो शायद इस ज्वाला में या इस आगजनी में दबाने की कोशिश की जाएगी कि नहीं, हमने तो जो प्रतिक्रिया की है वो इसलिए की है। जबकि असली रीजन है एनआरसी, सीएए और यूनिफॉर्म सिविल कोड। मैं उम्मीद करता हूं आप हल्द्वानी के इस कांड के पीछे का रहस्य समझ चुके होंगे। और अगर समझ चुके हैं तो सतर्क रहिए, सावधान रहिए। जय हिंद, जय भारत।